हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने क्लास लेकर आए हैं यूपी पेट 2023 की प्रैक्टिस सेट। आज मेरा प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का है और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नंबर मैंने करवा चुके हैं। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिसका अभी हाल ही में पेट का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम के लिए नहीं हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो जिनका भी पेट का एग्जाम है उसके लिए तो इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वालेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर हम डिटेल इसमें कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बहुत ही ज़्यादा, जिसमें मुझे लगेगा कि मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन कर देना चाहिए, उसी क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी हम फटाफट आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप लोग भी कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा गलत है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए है अकबर राल्फ फिच, बी है दारा सिकोह मनुची, सी है जहांगीर सर टामस्टो, डी है शाहजहां जुडार जुडार। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां जुडार। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रमानुसार है। तो इसमें से कौन सा काल है जो क्रम से है? देखिए, ऑप्शन ए है शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी है रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी है रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, ऑप्शन डी है शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य रामानुज और चैतन्य। ये सही है, बाकी ये तीनों जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। आगे देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट है जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है, मगध का कौन सा सम्राट था जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है महापद्मनंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट है जिन्होंने अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के जाने जाते हैं महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन हुआ था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन P.K. सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन G.S. ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? ऑप्शन ए है भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन डी है गणेश वासुदेव मालवंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था तथा रिहा कर दिए गए फौजियों को आर्थिक सहायता देने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति भी बनाई गई। जब लाल किले में यह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ था तो भूला भुलाई, वहाँ पर है ना भूल भुलैया, तो वहाँ पर भूला भुलाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। सप्रू, काटजू और आसफ अली इनके सहायक में थे। कार्यवाही के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे। कौन मौजूद था? तो वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में कौन मौजूद था? नेहरू जी मौजूद थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने अंततः सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? गांधी जी ने अंततः सबने अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1933, ऑप्शन डी है 1934। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934। कब? 1934 में। देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने जब सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, परंतु 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के उपरांत आंदोलन रोक दिया गया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के उपरांत पुनः 1932 में दूसरे सबने अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया।
सरकारी दमन के कारण 1934 में अंतिम रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे। और प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है और आपके लाइक करने से हमें कुछ मिल नहीं जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिए। इतना मेहनत करने के बावजूद अगर आप लाइक भी नहीं करोगे और शेयर भी नहीं करोगे ना, तो बहुत ही तकलीफ होता है। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। हमें बार बार कहने की क्या ही ज़रूरत है, आप कर दीजिए, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसे दिया था? भगत सिंह ने। देखिए, मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इनकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित भी बनाया था। इन्होंने ही इस नारे को क्या किया था? चर्चित भी बनाया था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए, कथन और कारण पूछा गया है। कथन यह है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना वनों की, प्रेरीज की या फिर पंपास की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाना की। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है किसकी? सवाना की। किसकी विशेषता है? सवाना की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाना में, पीएच पैमाने में या सेल्सियस पैमाना में। जो भूकंपों की तीव्रता होती है दोस्तों, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। देखिए ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आप लोग जो है कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है ना, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप पहले सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा कि किस में क्या है, कौन सा नहीं है। उसी हिसाब से जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद में रिप्लाई देना आंसर का। देखिए एल्यूमिनियम कंपनी है और अवस्थिति कहाँ है? अवस्थिति कहाँ है एल्यूमिनियम कंपनी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाल्को हीराकुंड में है, हिंडाल्को, बाल्को हीराकुंड, हिंडाल्को कोरबा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट और नाल्को रेडुकुट। बताइए जो एल्यूमिनियम, ये सारी एल्यूमिनियम कंपनी है, इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, जो बाल्को है ना, ये बाल्को कहाँ पर है? तो बाल्को है कोरबा में। कहाँ पर है? कोरबा में। देखिए निशान लगा देते हैं कि बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में। एक का दूसरा, एक का दूसरा, एक का दूसरा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा ये दोनों, एक का दूसरा हो गया। अब बात करते हैं हिंडाल्को के बारे में। तो हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को है रेडुकूट में। कहाँ पर है? बी का चौथा। तो बी का चौथा दिया, यहाँ पर मिल गया, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए बाल्को कहाँ पर है? तो बाल्को कहाँ पर है? तो बाल्को है हमारा कोरबा में। बाल्को कहाँ पर है? बाल्को कोरबा में है। और हिंडाल्को रेडुकूट में है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर है? हीराकुंड में है। और नाल्को कहाँ पर है? तो नाल्को है कोरापुट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। गर्म जल स्रोत और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, देख लेते हैं। देखिए मणिकरण, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा।
चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। हम मिलान करते हैं। मणिकरण कहाँ पर है? तो मणिकरण जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू जिला में है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला में है। और नहीं पूछा गया ना, तो कौन सा नहीं है सही? देखिए हमें गलत बताना है। तो मणिकरण कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में ही, ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश में है लेकिन कांगड़ा जिला में है। तो ज्वालामुखी जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी एमपी में है लेकिन ये कांगड़ा जिला में है। और मणिकरण जो है वो कुल्लू जिला में है। तो मणिकरण कहाँ पर है? कुल्लू जिला में है। अनहोनी ये भी मध्य प्रदेश में है। और तप्तपानी ये उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बी वाला ही गलत है और बी ऑप्शन गलत पूछा गया है, तो गलत का गलत ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ब्रिटेन है, रूस है, कनाडा है या फिर स्पेन है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर दीजिए। कौन सा एक देश है जो G8 का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक ही, मतलब कि 5 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन तो नहीं वाले हैं। 2 क्वेश्चन नहीं वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी चल रहा है और नहीं वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों को फंसाने के लिए, कि बच्चों को कन्फ्यूज कर देंगे तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो राइट आंसर नहीं देंगे तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको पेपर में, एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अच्छे से आराम से बैठकर अपने माँ बाप को याद कीजिएगा, अपने माँ बाप के चेहरे को याद कीजिएगा। उसके बाद में भगवान का नाम लेकर पेपर को बुकलेट ओपन कीजिएगा और क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में रिप्लाई देना। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वच्छता। क्या है? ग्रामीण स्वच्छता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से या विदेशी व्यापार नियंत्रण से? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। BIRF संबंधित है, BIRF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? आर्थिक नियोजन जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समवर्ती सूची से आर्थिक नियोजन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? RBI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही नहीं, सही क्या है? क्या सही है पूछा गया है कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए है नगर पंचायत की कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। ऑप्शन बी है इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी है कि वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राज्य के राज्यपाल को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। किसी एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है।
नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृतियों की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। बताइए मौलिक कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित कला व महत्व प्रदान करना। बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है फर्न, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है मनी प्लांट, ऑप्शन डी है अमरबेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। वायु प्रदूषण का एक जैविक सूचक कौन सा है, लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। लार जो है वो किसके पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च में, प्रोटीन में, रेशे में या फिर वसा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या फिर यूरेनियम विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेकेलाइट के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश नीला दिखाई कैसे देता, क्यों देता है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए प्लीज, रिप्लाई मी। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा या फिर स्तंभ। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, हलवा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है बताइए। कौन भिन्न है भाई बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा ये तो कलर्स नेम हो गए हैं ना, कलर्स हैं। लेकिन जो स्तंभ है, ये स्तंभ जो है ये सबसे भिन्न है। तो जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या समान कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन एक दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर के चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। प्रश्न ए है, ऑप्शन ए है, दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। आगे देखते हैं। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया है। ऑप्शन ए है, यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। यदि कथन बी कारण है और उसका परिणाम है। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। अभिकथन या कार्यवाही। आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है। केवल सेकंड अंतर्निहित है, 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4WXZ8QPOJ6GTMVEUHM3B उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं ओर 5वां पद होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओ ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 बजे की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होता है। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर नोएडा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। कहाँ पर है, आगरा में है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आगरा में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस से एक दो क्वेश्चन दिवस से पूछे जाएंगे। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग दिवस एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटर वाहन, धान के खेत, पशुधन, गन्ने के खेत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोटर वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम योंग किम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। नेबुलर, परिकल्पा आर्किमिडीज, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस चैपमैन और मोल्टन, ग्रे हाइपोथेसिस आर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। तो अवध के निम्नलिखित में से कौन नवाब ने, अवध के कौन से नवाब थे जिन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आशफ उद्दौला। कौन है, आशफ उद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IITM पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडों के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस IT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय एक्सालाइफ इंश्योरेंस के बाद ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एक्साट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्या बाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन गुप्ता को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SBI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कवच। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी.एन. पटेल। कौन है डी.एन. पटेल? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी? निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कुमार। किसने? अमिताभ कुमार ने। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट इंग्लिश के पैसेज को एक नज़र में देख लेते हैं, हिंदी के पैसेज को। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंधित विकल्पों वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उन्हें चिन्हित कीजिए। मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि है। अपने जीवन के प्रौढ़ काल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जा सकता है। गांधी युग की प्रायः समाप्त मूल प्रवृत्तियां राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में प्रतिफलित है। यह प्रतिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। कुछ रचनाओं में युग जीवन का सर्वमुखर है और उनमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इनमें कवि राष्ट्र कवि के दायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतन अत्यंत प्रखर है, परंतु वहाँ प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः समानांतीय थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था। तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझाने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र ने भी किया और अपने ढंग से प्रसाद ने भी। प्रेमचंद्र की दृष्टि बहिर्मुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक राजनीतिक थी। प्रसाद की दृष्टि थोड़ा अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप से सांस्कृतिक थी। गांधी युग की प्रायः सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु उनके बहिरंग में उनकी रुचि नहीं थी। अपने नाटकों में प्रसाद ने उन्हें पूर्णतः सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत किया था और कामायनी में आध्यात्मिक धरातल पर अपने उपन्यासों में प्रसाद उन्हें राजनीतिक सामाजिक धरातल पर ग्रहण करते हैं, परंतु शीघ्र ही उनके बहिरंग रूपों को भेद कर उनमें निहित सांस्कृतिक तत्वों का चित्रण भी करने लगते हैं। गुप्त जी की स्थिति मध्यवर्ती है। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय संस्कृति है। उनमें ना तो प्रेमचंद्र के समान व्यवहारिकता का आग्रह है और न ही प्रसाद की तरह दार्शनिकता का। उनमें सगुण तत्व भी अधिक है। उसमें क्या है, सगुण जो तत्व है वो अधिक है। प्रेमचंद्र में धर्म भावना का अभाव है तो प्रसाद में लोक भावना का। गुप्त जी में लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही वक्तव्य कौन सा है? गुप्त जी के संस्कार सामान्य थे। प्रसाद के घर का वातावरण वैष्णव था। धार्मिक आंदोलन गांधी युग की प्रवृत्ति थी। प्रेमचंद्र में युग चेतना अत्यंत प्रखर है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त जी के संस्कार कैसे थे? सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? क्या पूछा गया है? सही नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्तों, सही नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया। ठीक है। गुप्त जी राष्ट्र कवि के दायित्व बोध से ओतप्रोत थे। गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद के नाटक में गांधी युगीन समस्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है आधुनिक हिंदी दर्शन, गांधी युग का काव्य चेतना, या प्रेमचंद्र का साहित्य, या फिर मैथिली शरण गुप्त का काव्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? जन काव्य का, प्रच्छन्न का, बहिरंग का, या फिर लोक चेतना का? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जन काव्य का। मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कब हैं? गांधी युग के हैं, भारतेंद्र युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गांधी युग। मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं? तो गांधी युग के हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा भी हमारा पैसेज है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। पूरा पेपर की तरह है, मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं और सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर से चलते हैं। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है और जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं। लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए
निपटान कर बाकी समय मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर में भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं और या तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य को ही संगठित उद्योग की वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार में नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे में नहीं देख सकता। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य असामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाले अनुभव बन जाता है। उसका अभिप्राय भी सही है और जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल या भीड़ में कवि या फिर भीड़ के इस्तेमाल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भीड़ में कवि। नेक्स्ट देखते हैं, भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना और भीड़ में अपनी शक्ल देखना। इसका राइट आंसर है दोस्तों भीड़ में अपनी शक्ल देखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भीड़ किसके लिए रुकावट है। भीड़ किन के लिए रुकावट है? मोटर में चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, बस में चलने वालों के लिए। तो भीड़ जो है वो किन के लिए रुकावट है? भीड़ किन के लिए रुकावट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ रुकावट है। नेक्स्ट देखते हैं कि भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध या फिर जनता के विरुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो भीड़ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी और ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे डेली कंटिन्यू जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, अगर आपको डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा, ठीक है? दिल लगा कर कमेंट कीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, थ्योरी, PYQ, कैसी भी आपकी क्लास चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखेंगे सारे लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दिल लगा कर शेयर करो। जो भी आपके खास दोस्त हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो कि वो भी सक्सेस जो है सफल हो जाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप दिल से हमें मानते हैं, अपनी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी आप मुझे मानते हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे दूसरे भी को भी हेल्प मिल सके और अपने परिवार को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।